नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्लास। 2 क्लासें हमने पढ़ ली है मॉडल्स एंड थ्योरी से रिलेटेड। ये हमारी तीसरी क्लास है और ये जो तीसरी क्लास है वो होगी मॉर्फोलॉजिकल जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है। डेविस और पेंक का जो आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लास है आप लोगों की ये नेट जेआरएफ से रिलेटेड है और इस क्लास को आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट जेआरएफ से कम ही थोड़ा सा लेवल रहता है एग्जाम का, तो आप उसके लिए भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की क्लास होगी। मेरा नाम है दीपक और हमारे जो चैनल का नाम है सक्सेस अलार्म ज्योग्राफी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको आपके टीचर के बारे में पता होना चाहिए, एजुकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि आपको पढ़ा कौन रहा है। तो मैंने यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन, मेरी जेआरएफ क्वालिफिकेशन है। ऑल इंडिया रैंक 102 के साथ 99.66 परसेंटाइल 2022 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई की थी। एमए मैंने ज्योग्राफी से किया हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर से। फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू राजस्थान से। ठीक है, तो ये मैं हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट जो नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए पढ़ते हैं हम स्थल रूप विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेविस का जो स्थल रूप विकास का सिद्धांत है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेविस का पूरा पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस। ये अमेरिकी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। ध्यान रखना कहाँ के थे, अमेरिका के थे। स्थल रूप विकास का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले ये प्रथम विद्वान थे, ये भी ध्यान रखना। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का जो जनरल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे वो थे अमेरिकी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट विलियम मॉरिस डेविस। एक्चुअल में इनकी जो थ्योरी थी उनके द्वारा समय समय पर प्रस्तुत विभिन्न थ्योरीज और मॉडल्स का ही परिणाम। इन्होंने एक स्पेसिफिकली ये थ्योरी नहीं दी थी, हालांकि एक तरह से ये रिजल्ट है जो उन्होंने टाइम टू टाइम क्या है, बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारे मॉडल्स दिए थे, तो उन सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज से निकल निकल करके ये एक थ्योरी बनी है इनकी। उन्होंने कुछ मॉडल्स एंड थ्योरीज यहाँ पर प्रस्तुत किए थे, उनके नाम देखो यहाँ पर आपके सामने। सबसे पहला है नदी जीवन का पूर्ण चक्र, जिसे उन्होंने 1889 नवासी में पेंसिल्वेनिया की नदियों और उनकी घाटियों पर अपने निबंध में प्रस्तुत किया था। पहला ये काम था उनका। इसके अलावा उनके बहुत सारे काम हैं, जैसे जियोग्राफिकल साइकिल उन्होंने प्रस्तुत की 1899 में प्रस्तुत की। इसके अलावा स्लोप इवोल्यूशन, उनका एक मॉडल है स्लोप डिक्लाइन मॉडल, तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था उनका। ठीक है, तो उन्होंने रिवर वैलीज के प्रगतिशील विकास को नदी जीवन के पूर्ण चक्र की अवधारणा के अंतर्गत समझाया था। ध्यान रखना, रिवर वैलीज का जो विकास होता है वो विकास जो है वो एक रिवर का जो पूरा जीवन चक्र होता है उसकी अवधारणा के रूप में उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। जबकि जियोग्राफिकल साइकिल के माध्यम से उन्होंने समय के साथ स्थल रूपों के क्रमिक विकास का भी उन्होंने वर्णन किया है। जियोग्राफिकल जो साइकिल थी 1899 में, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने समय के साथ स्थल रूपों का जो क्रमिक विकास होता है सीक्वेंशियली, कि पहले किस तरीके का लैंडफॉर्म बनता है, फिर वो लैंडफॉर्म किस तरीके से चेंज होता है, फिर और समय बीतता है तो फिर उस लैंडफॉर्म में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो उन्होंने जियोग्राफिकल साइकिल के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। उनका सिद्धांत इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि स्थल रूप जो है वो समय के साथ क्रमिक परिवर्तन से गुजरते हैं। ये जो लाइन है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। डेविस के अकॉर्डिंग कोई भी स्थल रूप जो है वो टाइम के साथ सीक्वेंशियली चेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे अपनी जो अवस्थाएं होती है ना, कि पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, ये क्रमिक रूप से चलते हैं। इसी तरह से उन्होंने स्थल रूप को भी बताया था कि स्थल रूप भी जो है समय के अनुसार क्रम से परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और यह है यूथ, मैच्योर और ओल्ड अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। ये जो क्रमिक परिवर्तन है, ये जो सीक्वेंशियल चेंजेस जो है, इसमें एक निश्चित अंतिम अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे पेनिप्लेन के रूप में जाना जाता है। जैसे एक कोई व्यक्ति होता है जिसका जीवन शुरू होता है और वो मृत्यु तक पहुंच जाता है, इसी तरह है
कोई भी स्थल रूप जो है वो एक निश्चित अंतिम अवस्था तक पहुंचता है, जिसे पेनिप्लेन नाम दिया गया है। किसने? डेविस ने जिस अंतिम अवस्था को क्या नाम दिया है? पेनिप्लेन यहाँ पर नाम दिया है। डेविस के जियोग्राफिकल साइकिल और स्थल रूप विकास के सामान्य सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थल रूपों का व्यवस्थित वर्णन और उनका आनुवांशिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना था। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन बार बार पूछी जाती है कि डेविस का जो जियोग्राफिकल साइकिल था और जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के जो नॉर्मल जो सिद्धांत थे उसके, उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था स्थल रूपों का व्यवस्थित वर्णन और उनका जो आनुवांशिक वर्गीकरण था उसको प्रस्तुत करना उसका उद्देश्य था। डेविस के सिद्धांत का आधार यह है कि स्थल रूप समय के साथ प्रक्रियाओं के प्रभाव में एक व्यवस्थित क्रम में बदलते हैं। ये लाइन जो है वो बार बार आएगी, वो बार बार इसलिए आएगी क्योंकि आप लोगों को बार बार इस चीज पर फोकस करना है कि समय के साथ प्रक्रियाओं के प्रभाव में आकर के कोई भी लैंडफॉर्म में व्यवस्थित क्रम में परिवर्तन होते रहते हैं और समान बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्थल रूपों का एक निश्चित क्रम विकसित होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, समान बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियां, यहाँ पर असमान नहीं है, ठीक है। समान बाहरी पर्यावरणीय परिस्थितियों में कोई भी स्थल रूप जो है एक निश्चित क्रम में विकसित होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। ज्योग्राफिकल साइकिल स्थल रूप विकास की इसी सिद्धांत पर आधारित कई मॉडलों में से एक है। यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेविस ने अपने ज्योग्राफिकल साइकिल, जिसे साइकिल ऑफ इरोजन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल साइकिल जो कॉन्सेप्ट है उसे साइकिल ऑफ इरोजन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी 1899 में, ताकि स्थल रूपों का आनुवांशिक वर्गीकरण और व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जा सके। भौगोलिक चक्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। यहाँ पर भौगोलिक चक्र जो ज्योग्राफिकल जो साइकिल है उसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है? तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल साइकिल की परिभाषा ये है कि ज्योग्राफिकल साइकिल एक समयावधि है। ज्योग्राफिकल साइकिल क्या है? एक समयावधि है जिसके दौरान एक उठी हुई स्थल राशि, एलिवेटेड या अपलिफ्टेड जो लैंडमास होता है, वो लैंडमास लैंड स्कल्पचर की प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होकर अंततः एक निम्न समतल और विशेषता रहित मैदान अर्थात पेनिप्लेन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे डेविस ने क्या कहा था? पेनिप्लेन कहा था। सिंपल सी बात है, ज्योग्राफिकल साइकिल एक तरह की समयावधि है जिसके दौरान कोई भी उठी हुई स्थल राशि जो है वो लैंड स्कल्पचर की बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित होकर के अंत में एक निम्न समतल और विशेषता रहित, मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे पेनिप्लेन नाम दिया गया है डेविस ने, ठीक है। और उसे ही हम क्या कहते हैं? भौगोलिक चक्र की परिभाषा कह देते हैं। डेविस के अनुसार किसी क्षेत्र के स्थल रूपों के विकास और उत्पत्ति में 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस के अनुसार किसी क्षेत्र के स्थल रूपों के विकास और उत्पत्ति के कितने कारक है? वो 3 कारक है। वो 3 कारक कौन कौन से? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये तीनों कारक जो है वो स्थल रूप के विकास और उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक होते हैं कि इस लैंड स्ट्रक्चर यानी कि जो लैंडफॉर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रोसेस के थ्रू वो गुजरा है और उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने में उसे टाइम कितना लगा है, ये स्थल रूप के विकास और उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक। इन तीनों को डेविस का ट्रायो भी कहा जाता है, ट्रायो ऑफ डेविस भी कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं डेविस का त्रिकूट कह सकते हैं इसे। डेविस का क्या कह सकते हैं इसे? डेविस का त्रिकूट कह सकते हैं, ठीक है। और उनका जो सिद्धांत है वो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि लैंडस्केप स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का फलन होता है, जिन्हें उनकी आयुआयनी स्टेज भी कहा है। ये जो लाइन है वो पूछी जाती है, लैंडस्केप इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। लैंडस्केप इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है डेविस की, ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर से आज से क्या है कि आज चट्टानों का प्रकार है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है चट्टानों का प्रकार, उनकी संरचनात्मक विशेषताएं कैसी हैं, फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है और जॉइंट्स आदि किस तरीके से अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि चट्टान किस प्रकार की है। टाइम का उपयोग डेविस ने केवल समय के रूप में नहीं किया बल्कि इसे एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जो स्थल रूपों के क्रमिक परिवर्तन को अनिवार्य रूप से बढ़ाती है। टाइम ऑब्वियस सी बात है समय से रिलेटेड है, लेकिन डेविस ने इसको समय से रिलेटेड तो यूज किया ही, लेकिन इसके अलावा इसे ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना, समय को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना। डेविस के अनुसार समय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस स्थल रूप जो है वो क्रम से परिवर्तन होते ही है, अनिवार्य रूप से उनमें क्रमिक परिवर्तन आगे बढ़ता ही है।
तो डेविस ने इसको समय के रूप में ही नहीं बल्कि इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी माना, जिस प्रक्रिया में कोई भी स्थल रूप क्रमिक परिवर्तन को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा है प्रोसेस। प्रोसेस से अभिप्राय क्या है? डेनुडेशनल प्रोसेसेस होती है जिसमें हम वेदरिंग को इंक्लूड करते हैं, इरोजन को इंक्लूड करते हैं तथा ज्योग्राफिकल साइकिल में मुख्यतः रनिंग वाटर प्रमुख एजेंट होता है। प्रोसेस जो होती है कि किस प्रोसेस के थ्रू टाइम में स्ट्रक्चर, उस चट्टान के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, किस तरीके से लैंडफॉर्म चेंज होता है। ठीक है। तो वो वेदरिंग और इरोजन इन दोनों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेविस ने अपनी ज्योग्राफिकल साइकिल में मुख्यतः कौन से प्रमुख एजेंट को प्रभावी माना है? रनिंग वाटर, यानी कि नदी को प्रभावी रूप से वहां पर एक प्रोसेस के रूप में रखा गया है। ठीक है। तो डेविस के ज्योग्राफिकल साइकिल मॉडल की मूल मान्यताएं निम्न प्रकार है कि मूल मान्यताएं किस तरीके से थी कि किस तरह के लैंडफॉर्म पर, किस तरह की परिस्थितियों में कोई भी लैंडफॉर्म जो है वो परिवर्तित होगा क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन ध्यान रखना, स्थल रूप जो है वो आंतरिक और बाह्य है। आंतरिक जिसे हम कह देते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, और एक्सोजेनिक यानी कि जिसे हम कह देते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की में परस्पर क्रिया का परिणाम होते हैं। कोई भी स्थल रूप जो होता है वो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस होती है उनमें जो इंटरेक्शन होता है, उनकी जो प्रक्रियाएं होती है उसका ही एक परिणाम होता है। कि जैसे एंडोजेनिक प्रोसेसेस के थ्रू लैंड वहां पर माउंटेन बन गया, अब उस पर जो है वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वर्क करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे उसके आउटर फेस पर। ठीक है। तो वो एक लैंडफॉर्म बन जाएगा वहां पर। तो स्थल रूप जो है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के परस्पर क्रिया का ही परिणाम होते हैं। सबसे पहली बात तो ये मूल मान्यता थी डेविस की। दूसरी मान्यता क्या थी? दूसरी मान्यता यह है कि डेनुडेशनल प्रोसेसेस जैसे कि वेदरिंग और इरोजन तथा इनके जो एजेंट है जैसे कि नदियां, पवन, भूजल, समुद्री तरंगे, हिमनद और पेरीग्लेशियल प्रक्रियाएं स्थल रूपों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना, डेनुडेशनल प्रोसेसेस जैसे कि वेदरिंग और इरोजन, इरोजन जो है उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पर दिए हैं। ये सभी एजेंट्स मिलकर के स्थल रूप के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थल रूपों का विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। स्थल रूपों का विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ध्यान रखना, जिसमें पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुरूप समय के साथ एक निश्चित अनुक्रम विकसित होता है। एक निश्चित सीक्वेंस के थ्रू उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नदियां अपनी घाटियों को तब तक तीव्रता से नीचे की ओर काटती है जब तक ग्रेडेड कंडीशन प्राप्त नहीं हो जाती। यहाँ पर ये लाइन जो है उसको समझने की जरूरत है कि नदियां जो है वैलीज के अंदर तब तक नीचे की ओर कटिंग करती है, मतलब उसको गहरा तब तक करती है जब तक कि पूरी तरीके से ग्रेडेड कंडीशन प्राप्त उसे नहीं हो जाती है, तब तक कि उसे काटती ही रहती है। स्थल राशि में अपलिफ्टमेंट तीव्र गति से और अल्प अवधि में होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि स्थल राशि, कोई भी स्थल राशि जो है उसका जो अपलिफ्टमेंट है वो अपलिफ्टमेंट बहुत तेज गति से हुआ है। लेकिन जो अपलिफ्टमेंट हुआ है किसी भी चीज में अगर स्पीड तेज होगी तो काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपलिफ्टमेंट हुआ है वो तीव्र गति से हुआ है, और तीव्र गति से होने के कारण बहुत ही कम अवधि के अंदर जो है वो स्थल रूप का अपलिफ्टमेंट हो चुका है। ध्यान रखना, विकास नहीं हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है यहाँ। यानी कि अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर उठना। स्थल रूप जो है वो, स्थल राशि जो है वो ऊपर की तरफ उठी, जो कि कम समय में उठी। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी जो भी एजेंट्स हमने देखे थे जेनुडेशनल प्रोसेसेस में, जैसे नदियां, विंड्स, ये भी जो है वो सारे इनके ऊपर काम करेंगे। और स्पेशली डेविस की जो ज्योग्राफिकल साइकिल है उसमें कौन सा एजेंट इंक्लूड किया गया है? नदी को इंक्लूड किया गया है। यद्यपि डेविस ने धीमी गति से होने वाले अपलिफ्टमेंट की संभावना को भी स्वीकार किया है। ध्यान रखना, डेविस ने धीमी गति से होने वाले अपलिफ्टमेंट को भी स्वीकार किया है, प्लस तीव्र गति से होने वाले अपलिफ्टमेंट को भी स्वीकार किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है डेविस का, वो दिया गया है तीव्र गति से होने वाले अपलिफ्टमेंट में, जो कि बहुत ही कम समय में हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है कि इरोजन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक अपलिफ्टमेंट पूर्ण न हो जाए, अर्थात अपलिफ्टमेंट और इरोजन साथ साथ नहीं चलते हैं। ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू WM डेविस, किसी भी स्थल राशि के अपलिफ्टमेंट होने के बाद में इरोजन शुरू होता है। अपलिफ्टमेंट से पहले किसी भी तरह का इरोजन नहीं शुरू होगा।
यानी कि देखो कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट एंड इरोज़न साथ-साथ चलता है। क्योंकि अपलिफ्ट इरोजन जो है वो इंतजार नहीं करेगा कि कब अपलिफ्टमेंट होगा और कब मैं अपना कार्य करना शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ पर डेविस महोदय ने ये कहा है कि भाई साहब इरोजन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि अपलिफ्टमेंट पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा। यानी कि जब तक अपलिफ्टमेंट होगा इरोजन नहीं होगा, मतलब अपलिफ्टमेंट के बाद ही इरोजन होगा। इरोजन और अपलिफ्टमेंट दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, ये बात बताई है डब्ल्यू एम डेविस ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। डब्ल्यू एम डेविस के अकॉर्डिंग इरोजन एंड अपलिफ्टमेंट दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। पहले अपलिफ्टमेंट होता है, उसके बाद में इरोजन होता है। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान। ओके, ये जो ज्योग्राफिकल साइकिल है वो 3 चरणों में होती है। डब्ल्यू एम डेविस के अकॉर्डिंग इस चक्र के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? जैसे किसी भी लाइफ में बहुत सारे चरण होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 3 चरण बताए गए हैं। यूथफुल स्टेज बताई गई है, मतलब युवावस्था बताई गई है। मैच्योर स्टेज बताई गई है, मतलब प्रौढ़ावस्था बताई गई है। और ओल्ड स्टेज बताई गई, मतलब वृद्धावस्था बताई गई। यूथफुल स्टेज में क्या होता है? स्ट्रीम लेंथनिंग होती है। स्ट्रीम लेंथनिंग का मतलब होता है जो नदी होती है, जो धारा होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। यूथफुल स्टेज में स्ट्रीम लेंथनिंग होती है, धारा की लंबाई बढ़ती है। और मैच्योर स्टेज में क्या होता है? स्ट्रीम वाइडनिंग होता है, मतलब जो धारा होती है, जो नदी होती है, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती है। यूथफुल स्टेज में लंबाई बढ़ती है, मैच्योर स्टेज में चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है। और ओल्ड स्टेज में क्या होता है? पेनिप्लेन का निर्माण होता है। ओल्ड स्टेज में निम्न समतल बिना किसी आकृति रहित जो प्लेन होता है वो उसका निर्माण होता है, और उसे डेविस ने क्या नाम दिया? पेनिप्लेन नाम दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। देखिए, डेविस ने अपने जियोग्राफिकल साइकिल मॉडल को एक ग्राफ के माध्यम से समझाया है। देखो ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ के माध्यम से उन्होंने समझाया है 3 स्टेजेस में। देखो यहाँ पर जो है वो टाइम भी है, टाइम दिया हुआ है कि कोई भी लैंडफॉर्म जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है। यहाँ से सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपलिफ्टमेंट होगा। सबसे पहले क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट के बाद में यहाँ पर फिर वर्क करना शुरू होता है। और यूथफुल स्टेज में क्या होता है? यहाँ पर कटाव होता है। देखो ए से लेकर के बी तक जो है वो तो है बेस लेवल से ऊंचाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे कहा गया है रिलेटिव हाइट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहा गया है इसे रिलेटिव हाइट, सापेक्षिक उच्चावस्था। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहा गया है इसे निरपेक्ष उच्चावस्था। ठीक है। तो सापेक्षिक उच्चावस्था यहाँ पर यूथ स्टेज में समान बनी रहती है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर स्टेज में एंटर करती है तो सापेक्षिक उच्चावस्था जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ढलान भी जो है वो कम होता चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे ओल्ड स्टेज में आते आते क्या होता है? सापेक्षिक उच्चावस्था और भी कम होती चली जाती है, और जो हमें उस्थल रूप ऊंचा उठा हुआ दिख रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? छोटी छोटी जो बची हुई रेजिडुअल जो पहाड़ियां होती है उनमें परिवर्तित हो जाता है। इन बची हुई पहाड़ियों को डेविस ने क्या नाम दिया? मोनोडोनोक नाम दिया। और अंत में जो ये प्लेन क्रिएट हुआ, यहाँ पर ये जो प्लेन बना, समतल निम्न जो मैदान है इसे बना, इसे पेनी प्लेन कहा गया। क्या कहा गया? पेनी प्लेन कहा गया। इस ग्राफ के थ्रू इसे समझाया गया है। ध्यान रखना, एल्टीट्यूड ऑफ हाईएस्ट डिवाइड समिट। हाईएस्ट डिवाइड समिट का मतलब होता है ये जो लेवल है, ये जो लेवल दिखाया गया है, ये हाईएस्ट डिवाइड समिट का एल्टीट्यूड है, उसकी ऊंचाई दी गई है कि कैसे कैसे यूथफुल स्टेज में इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, फिर मैच्योर स्टेज में आते आते इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम हो गई, और ओल्ड स्टेज में आते आते इन सब की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा कम होती चली जाती है। ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और ये जो है ये जो लाइन दी गई है ये बेस लेवल दिया गया है। बेस लेवल का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा स्थल, एक ऐसा स्तर जिसके बियॉन्ड किसी भी तरीके का कोई इरोजन नहीं होता है। देखो यहाँ पर देखिए, इसके नीचे किसी भी तरह का ऐसे कोई इरोजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर कोई भी इरोजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सारा जो भी इरोजन हो रहा है, सारा जो भी जो वर्क हो रखा है वो इस लाइन से ऊपर दिया गया है, इस लाइन से ऊपर दिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी नदी जो है वो बेस लेवल के बियॉन्ड नहीं जाती है, बेस लेवल तक ही इरोजन करती है। और बेस लेवल क्या होता है?
ये मेजर जनरल पावेल ने बताया गया है कि कोई भी नदी जो है वो समुद्र तल तक की, समुद्र के स्तर तक की इरोजन कर पाती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाती। कहाँ थे हम? ठीक है, ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, हमें पता है। इरोजन साइकिल की शुरुआत जो होती है वो स्थल राशि के अपलिफ्टमेंट से होती है। ये ध्यान रखना, इरोजन साइकिल की जो शुरुआत होती है वो स्थल राशि के अपलिफ्टमेंट से होती है। मतलब स्थल राशि का जो अपलिफ्टमेंट है, जो उत्थान है, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान, तीव्र गति से और अल्प अवधि में होता है। ये लाइन जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किसी भी स्थल राशि का उत्थान डेविस के अकॉर्डिंग तीव्र गति से होता है और अल्प अवधि में होता है और बिना किसी इरोजन के होता है। तथा यह समरूप संरचना, होमोजीनस स्ट्रक्चर वाली संरचना, मतलब जो स्थल राशि हमें दिखाई दे रही है जिसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चारों तरफ से एक समान होंगे। किसी भी तरीके का उसमें वेरिएशन, स्ट्रक्चरल वेरिएशन या कंपोजिशनल वेरिएशन उसमें नहीं देखने को मिलेगा। एक ही स्ट्रक्चर वाली, होमोजीनस स्ट्रक्चर वाली हम कह सकते हैं कि वहां पर स्थल रूप होगा। और यह है जो अपलिफ्टमेंट का चरण चक्र में शामिल नहीं किया था। ध्यान रखना, इरोजन साइकिल की शुरुआत अपलिफ्टमेंट से होती है, लेकिन अपलिफ्टमेंट का जो टाइम होता है उसे इरोजनल साइकिल में या यानी कि जो चक्र होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इरोजन साइकिल की प्रारंभिक या प्रिपरेटरी अवस्था होती है, एक तैयारी वाली अवस्था होती है। जैसे कि कोई भागता है तो भागने से पहले एक पोजीशन लेता है कि हाँ, आपको रन करने के लिए इस पोजीशन में आना पड़ेगा, तो ये पोजीशन होती है अपलिफ्टमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन को, इस अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि इरोजन साइकिल में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, दौड़ को दौड़ में शामिल किया जाता है, लेकिन उसके तैयार होने की जो अवस्था होती है उसे दौड़ में शामिल नहीं किया जाता है कि किसने कितनी तैयारी की या कौन सा किस तरीके से तैयार है या नहीं है। ठीक है, लास्ट या जो प्रोसेस के अंदर जाते हुए लास्ट में जो पहुंचता है उसे ही इंक्लूड किया जाता है दौड़ में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट जो है एक तैयारी की अवस्था है, ना कि इरोजन साइकिल का एक पार्ट। ध्यान रखना इस चीज को। ओके, कोई भी नदी अपनी घाटी को बेस लेवल से नीचे नहीं काट सकती। इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है, कोई भी नदी जो है वो बेस लेवल से नीचे नहीं काट सकती है। बेस लेवल क्या है? सामान्यतः समुद्र तल को ही बेस लेवल माना जाता है। जो सी लेवल होता है, मीन सी लेवल जिसे हम कहते हैं MSL, मीन सी लेवल होता है, इसे ही बेस लेवल माना जाता है। जब जल धारा सबसे निम्न स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे बेस लेवल कहा जाता है। मतलब जब कोई भी जल धारा अपने कटाव के निम्न स्तर तक पहुंच जाती है, लो लेवल तक पहुंच जाती है कि इसके बियॉन्ड नहीं तो किसी भी तरीके का कोई इरोजन होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई इरोजन नहीं होगा उस लेवल के बाद में, मतलब उस लेवल के बाद में जो रिवर होती है वो इरोजन करना बंद कर देती है, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? उस लेवल को कहते हैं बेस लेवल। इस अवधारणा को सबसे पहली बार मेजर जनरल W पावेल ने 1875 में स्पष्ट किया। अंडरलाइन कर लेना, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया। तो बेस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1875 में मेजर JW पावेल ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि समुद्र का स्तर एक महान बेस लेवल है। उन्होंने क्या कहा? समुद्र के स्तर को एक महान बेस लेवल कहा, जिसके नीचे स्थलीय भाग का अपरदन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद ये तो था, तो अपलिफ्टमेंट की हमने प्रोसेस देख ली कि अपलिफ्टमेंट हुआ और इरोजन नहीं होगा, तो मतलब अपलिफ्टमेंट वाली जो अवस्था है वो प्रिपरेटरी अवस्था कही जाती है, तैयारी की अवस्था कहा जाता है, उसे इरोजनल साइकिल में इंक्लूड नहीं किया जाता। जब अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में इरोजन प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, अपलिफ्टमेंट और इरोजन साथ साथ नहीं चलता। इरोज अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में इरोजन प्रारंभ होता है और पूरा चक्र जो है वो निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रिपरेटरी अवस्था कंप्लीट होने के बाद में इरोजन शुरू होता है और यहाँ पर फिर 3 अवस्थाओं से होकर ये गुजरता है। कौन कौन सी? यूथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और ओल्ड स्टेज। यहाँ पर देखिए, यूथ स्टेज में वैली डीपनिंग होती है, है ना, और मैच्योरिटी स्टेज में वैली वाइडनिंग होती है, वैली जो है उसका जो आकार है वो बढ़ता है। ठीक है, और ओल्ड स्टेज में सब कुछ समतल हो जाता है, बीच बीच में थोड़े बहुत यहाँ पर रेजिडुअल हिल्स बच जाती है, जिसे मोनोटोनिक नाम दिया है डेविस ने। चलिए,
तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है कि अपलिफ्टमेंट यानी कि उत्थान जो अवस्था है, जिसे हम तैयारी की अवस्था है, उससे कंप्लीट होने के बाद में इरोजनल साइकिल जो है वो तीन अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। कोई सी भी लैंडफॉर्म के विकास की अवस्थाएं जो है वो तीन अवस्थाएं बताई गई है। सबसे पहली है यहाँ पर युवा अवस्था। युवा अवस्था देखो सबको पता है, युवा अवस्था में जो है वो पावर ज्यादा होती है। पावर ज्यादा होती है इसका मतलब यहाँ पर इसको इससे रिलेटेड करके अगर हम देखें तो इरोजन भी ज्यादा होगा, वैली डीपनिंग ज्यादा होगी, नदियों का जो आकार है वो छोटी नदियों से लेकर के वो बड़ी नदियों में फैल जाएगा, ठीक है। हेडवर्ड इरोजन ज्यादा होता है, मतलब जो नदी की जो लंबाई होती है वो ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे हम हेडवर्ड इरोजन किसे कहते हैं? हेडवर्ड इरोजन देखो इसे कहते हैं जब जैसे मान लो नदी यहाँ से उत्पन्न हो रही है और यहाँ पर ऐसे चल रही है। एक मिनट रुकना गाइस। हेडवर्ड इरोजन, ठीक है। हेडवर्ड इरोजन का मतलब होता है जहां से नदी उत्पन्न होती है वहां से पीछे की तरफ हटती है, तो जब पीछे की तरफ हटती है तो उसे हम कहते हैं हेडवर्ड इरोजन, ठीक है। तो स्थल राशि के अपलिफ्टमेंट के पूर्ण होने के बाद इरोजन प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ध्यान रखनी। छोटी नदियां जो है और उनकी सहायक नदियां जो है वो हेडवर्ड इरोजन के कारण अपनी लंबाई बढ़ाती है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है। छोटी नदियां और उनकी सहायक नदियां कौन सी प्रोसेस के थ्रू अपनी लंबाई बढ़ाती है? हेडवर्ड इरोजन, ठीक है। इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख अपर्दन, ठीक है। शीर्षाभिमुख अपर्दन के कारण अपनी लंबाई बढ़ाती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्ट्रीम लेंथनिंग। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम लेंथनिंग। इस अवस्था में क्या होता है? तीव्र ढाल और अधिक चैनल ग्रेडियंट के कारण नदियां सक्रिय रूप से वर्टिकल इरोजन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती है। सिंपल सी बात है कि युवावस्था में नदी जिस स्थल पर या स्थल रूप पर बह रही है उसका बहुत ज्यादा ढाल होता है और स्थल रूप का ढाल बहुत ज्यादा होने के कारण चैनल चैनल जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का जो ढाल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नदियां जो है वो वर्टिकल इरोजन करना शुरू करती है। वर्टिकल इरोजन ज्यादा करती है, साइडों में इरोजन नहीं करती है। वर्टिकल रूप से ऊर्ध्वाधर जो इरोजन है वो बहुत ज्यादा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? नदियों की जो घाटियां होती है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होती है कि स्ट्रीम की जो गहराई होती है उसको किस कौन सी प्रोसेस के द्वारा सबसे ज्यादा सहायता मिलती है, तो वो पोर्ट होल ड्रिलिंग होती है। आई होप पोर्ट होल ड्रिलिंग आपको पता होगा। अगर आपको पोर्ट होल ड्रिलिंग नहीं पता है तो नदियों का जो इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क है वो मैं आपको करवा दूंगा। सिंपल सी बात है, जब घाटी के अंदर पत्थर घूमते हुए घाटी को गहरा करते हैं तो उसे हम पोर्ट होल ड्रिलिंग कहते थे, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? घाटियों की गहराई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को वैली डीपनिंग कहा जाता है। पोर्टहोल ड्रिलिंग के द्वारा वर्टिकल इरोजन होता है और वर्टिकल इरोजन की वजह से घाटियों की जो गहराई बढ़ जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैली डीपनिंग, ठीक है। घाटियां इस समय क्या होती है? गहरी और सक्रिय हो जाती है तथा इनके किनारे जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र ढाल वाले, सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर उत्तल ढाल विकसित हो जाता है घाटियों के अंदर वाले इनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं जिनका स्वरूप प्राय कैसा होता है? उत्तल होता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से उत्तल ढाल वाली घाटियां जो है वो विकसित हो जाती है और बहुत ज्यादा तीव्र ढाल होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? तीव्र ढाल होता है। इसमें जो वैलीज होती है वो बहुत ज्यादा गहरी होती चली जाती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से युवावस्था में वर्टिकल इरोजन और वैली डीपनिंग की दर बहुत ज्यादा होती है। वैली डीपनिंग की दर जो होती है मतलब घाटी को गहरा करने की जो रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि चैनल ग्रेडियंट उस समय बहुत ज्यादा होता है। चैनल ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वैली डीपनिंग की प्रोसेस होगी। और चैनल ग्रेडियंट नदी के प्रवाह की जो वेलोसिटी होती है, नदी का जो प्रवाह होता है उसकी जो स्पीड होती है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बढ़ा देता है। ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्लोप होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी
नदी के प्रवाह की वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फ्लो वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा फ्लो वेलोसिटी होगी और ग्रेडियंट के बढ़ने से नदियों की जो ट्रांसपोर्टिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा स्पीड से नदी चलती है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ती है, उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है उसके कारण नदियां बड़े और अधिक कोणीय बोल्डरों को भी वहन प्रदान कर सकती है। मतलब उसमें बड़े बड़े पत्थर भी उसके साथ बहते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, जो कि वैली इंसीजन और वैली डीपनिंग, मतलब वैली को काटना और वैली को गहरा करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं कोणीय बोल्डर, विशेषकर पोर्ट होल ड्रिलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से। सिंपल सी बात है कि कोई भी नदी युवावस्था में वर्टिकल इरोजन करती है या वैली डीपनिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस समय क्या होता है, उसका जो नदी का चैनल ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और चैनल ग्रेडियंट होने की ज्यादा होने की वजह से उसके प्रवाह की जो दर होती है, उसकी जो प्रवाह की जो स्पीड होती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो प्रवाह की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो नदी की जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जब ज्यादा हो जाती है तो नदी अपने साथ बड़े बड़े और बहुत ज्यादा एंगुलर, बहुत ज्यादा कोणीय बोल्डर्स को अपने साथ वहन करती है, अपने साथ बहा करके ले जाती है। जब ये कोणीय बोल्डर नदी के साथ बहते हैं तो ये क्या करते हैं, नदी का जो बेस होता है उस बेस में पोर्ट होल ड्रिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से वैली में कटाव होता है, ऊर्ध्वाधर कटाव होता है और वैली गहराई बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी है परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था मतलब मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज जो होती है वो युवा अवस्था की अगली अवस्था होती है। युवा अवस्था में हुए वैली डीपनिंग मतलब वर्टिकल इरोजन के कारण जो है वो चैनल ग्रेडियंट में उल्लेखनीय कमी आती है। देखो, जिस तरीके से युवावस्था में वैली डीपनिंग होती है उसकी वजह से धीरे 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 क्या होता है, उसका जो चैनल होता है, नदी का जो चैनल होता है, उसका जो ढाल होता है, उसमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे को उसका ढाल कम होगा तो नदी नदी की जो प्रवाह की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, वो भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और इस प्रकार जो है वो प्रारंभिक परिपक्व अवस्था की शुरुआत हो जाती है। पहले पॉइंट में क्या होता है, चैनल ग्रेडियंट में कमी आती है। जैसे ही चैनल ग्रेडियंट में कमी आती है, नदी का जो वेग होता है, उसका जो प्रवाह होता है, उसमें कमी आती है। और जैसे ही प्रवाह में कमी आती है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो होती है उसमें भी कमी आती है। सिंपल सी बात है, पहले ग्रेडियंट में कमी आएगी, ग्रेडियंट में कमी आएगी तो नदी का प्रवाह कम होगा, नदी का प्रवाह कम होगा तो उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप डाउन कटिंग जो है, मतलब जो पहले क्या हो रहा था, नदी डाउन कट कर रही थी, वर्टिकल इरोजन कर रही थी, तो डाउन कटिंग की जगह क्या होता है, जैसे ही प्रवाह में कमी आएगी, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी में कमी आएगी, तो डाउन कटिंग जहां पर हो रही थी उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, लेटरल इरोजन प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो वैली होती है उसके किनारों का अपरदन प्रारंभ हो जाता है। सिंपल सी बात है, डाउन कटिंग स्लो पड़ जाएगी और लेटरल इरोजन मतलब किनारों का अपरदन जो है वो ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो घाटियां हैं उनकी चौड़ाई बढ़ने लग जाती है। तो घाटियों का चौड़ीकरण मतलब वैली वाइडनिंग जो है वो होने लगता है, घाटियां चौड़ी होने लगती है। और घाटियों के जो उत्तल ढाल होते हैं जो कि युवावस्था में होते हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के समान या रेक्टिलिनियर ढाल में बदल जाती है। ध्यान रखना, जब हम स्लोप प्रोफाइल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 4 तरीके के ढाल पढ़ते हैं: समिटल कॉन्वेक्सिटी, फ्री फेस, रेक्टिलिनियरिटी एंड कॉन्केविटी। ओके, तो इनमें से जो कॉन्वेक्स स्लोप होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, रेक्टिलिनियर स्लोप यानी कि समान, जो इस तरीके का जो ढाल होता है, पहले जो ढाल था वो इस तरीके से था, लेकिन अब जो ढाल होता है वो इस तरीके से धीरे हो जाता है। ठीक है, रेक्टिलिनियरिटी में बदल जाता है। और गहरी और सक्रिय घाटियों वाले जो गोर्ज और केनियन के होते हैं जो युवावस्था में बनते हैं, उनके स्थान पर चौड़ी और समतल घाटियां विकसित हो जाती है। ध्यान रखना, युवावस्था में गोर्ज और केनियंस विकसित होते हैं, वही गोर्ज और केनियन जो कि तीव्र ढाल वाले थे, वो तीव्र ढाल वाले अब इस मेच्योर स्टेज में क्या हो जाते हैं, चौड़े और समतल घाटियों में विकसित होना शुरू हो जाते हैं और एल्यूवियल निक्षेपण शुरू हो जाता है। यूथ स्टेज में क्या होता है, केवल कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, निक्षेपण भी शुरू हो जाता है, जमाव भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण विस्तृत फ्लड प्लेन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है।
और ढाल के समतल या हल्के होने के कारण ढाल जो है वो कम होता चला जाता है और उसके कारण क्या होता है, नदियां बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। ध्यान रखना, बार बार नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है। देखो आपने नाम सुना होगा कोसी नदी का, कोसी नदी का नाम सुना होगा, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। जब ये प्लेन में एंटर करती है तो उसका जो ढाल होता है उसमें कमी आती है और ढाल में कमी आने के कारण वो क्या होता है, अपना मार्ग बदलती है। लेकिन जब वो माउंटेन में चलती है तो वो अपना मार्ग नहीं बदलती है। इस समय क्या होता है, मैच्योर स्टेज में अत्यधिक मीएंडरिंग लूप्स के कट जाने से अनेक तरह की लॉक्स व लेक्स का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ये लूप्स में कट जाती है और लूप्स जो है यहाँ पर कट जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो नदियां होती है वो मार्ग परिवर्तित करती हुई आगे बढ़ती है। नदी घाटियों के दोनों ओर अवसाद के निक्षेपण से नेचुरल लेवेज का निर्माण होता है। तो नदी इस तरह से, जैसे मान लें यहाँ से चल रही है, तो नदियां जो है वो इस तरीके से अपने साइड में क्या होता है, अवसाद को जमा करती हुई आगे बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल लेवीज, हम इन्हें कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मैच्योर स्टेज आपके सामने। फर्स्ट युवा स्टेज में क्या होता है, वैली डीपनिंग ज्यादा थी, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, वैली वाइडनिंग ज्यादा थी। फर्स्ट स्टेज में गोर्ज और कैनियन बन रहे थे, सेकंड स्टेज में क्या होता है, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स बनना शुरू होते हैं तथा मीएंडरिंग और ऑक्सबो लेक्स का निर्माण होता है तथा नदियां जो है वो अपना मार्ग फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो वैली वाइडनिंग होती है। जो कॉन्वेक्सिटी थी यूथफुल स्टेज में, वो कॉन्वेक्सिटी अब किस में आ जाती है, रेक्टिलिनियरिटी में या फिर समान ढाल की अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा नदियों के दोनों किनारों पर यहाँ पर जमाव की वजह से नेचुरल लेवीज यानी कि प्राकृतिक तटबंध विकसित हो जाते हैं। तीसरा है वृद्ध अवस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था की विशेषता क्या होती है कि घाटी का जो इंसीजन होता है, मतलब उसका जो वर्टिकल इरोजन हो रहा होता है, जिसकी वजह से घाटी गहरी होती चली जाती है, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित हो जाती है। वहां पर वैली डीपनिंग, वैली इंसीजन, वैली का जो कटाव होता है नीचे की तरफ, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है और लेटरल इरोजन भी खत्म हो जाता है। मतलब उसकी जो वाइडनिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है और इसकी जो डीपनिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है। मतलब उसके जो किनारों पर कटाव होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और उसका जो गहराई वाला जो कटाव होता है वो पूरी तरीके से बंद होना हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, घाटी का जो कटाव होता है उसकी लगभग पूर्ण अनुपस्थिति हो जाती है, जबकि लेटरल इरोजन और वैली वाइडनिंग की प्रक्रिया अभी भी थोड़ी बहुत जारी रहती है। वैली डीपनिंग बंद हो जाती है, लेकिन वैली वाइडनिंग जो है वो धीरे 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 बंद होना शुरू हो जाता है, पूरी तरीके से बंद नहीं होता। वृद्धावस्था की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें वो वैली वाइडनिंग जो है वो बंद हो जाती है। घाटियों का डाउन कटिंग पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जिससे ऊपरी जो वक्र होता है, अपर जो कर्व होता है, इस तरीके से जो हमने देखा था, वो तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, अर्थात स्थल की निरपेक्ष जो ऊंचाई होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट हाइट में तीव्रता से कमी आती है और जो सापेक्ष या उपलब्ध रिलीफ भी जो होता है वो भी तीव्र गति से कम हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वाली हाइट थी ना, ये वाली हाइट भी कम होना शुरू हो जाती है। प्लस देखो, पहले ये वाली हाइट थी, ये वाली हाइट ज्यादा थी, है ना, ये वाली हाइट ज्यादा थी, तो सिंपल सी बात है ये वाली हाइट भी कम होना शुरू हो जाती है। प्लस ये वाली हाइट भी कम होना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर धीरे 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 जो हाइट है वो कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, पहले हाइट ये थी, फिर धीरे धीरे हाइट ये होना शुरू हो गई। मतलब जो रिलेटिव हाइट है वो भी कम होना शुरू हो गई, प्लस एब्सोल्यूट जो हाइट है वो भी कम होना शुरू हो गई। क्योंकि क्योंकि लेटरल इरोजन सक्रिय रहता है, हल्का सा सक्रिय रहता है, जबकि वर्टिकल इरोजन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और लेटरल इरोजन की वजह से धीरे धीरे उनकी हाइट भी कम होती चली जाती है। वैली डीपनिंग का लगभग अभाव हो जाता है अत्यंत कम चैनल ग्रेडियंट की वजह से। अत्यधिक कम चैनल ग्रेडियंट होगा तो अत्यधिक कम काइनेटिक एनर्जी होगी और उसकी जो एंट्रोपी जो है वो अधिकतम हो जाएगी। मतलब उसकी जो रेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो चीजों को आगे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है, लोड को अपने साथ नहीं ले जा पाती है, अवसाद को अपने साथ नहीं ले जा पाती है। ठीक है, कम चैनल ग्रेडियंट के कारण नदी की ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी न्यूनतम हो जाती है और नदी अवसाद से भरी हुई अवस्था में आ जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है और घाटियां उस समय क्या हो जाती है, लगभग समतल हो जाती है। मतलब इनके जो किनारे होते हैं
वो कॉनकेव स्लोप की ओर तरफ विकसित हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, युवावस्था में नदी कॉन्वेक्सिटी में होती है और वृद्धावस्था में नदी कॉन्केविटी में होती है। मतलब युवावस्था में, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो युवावस्था में नदी उत्तल अवस्था में होती है और वृद्धावस्था में नदी अवतल स्लोप की अवस्था में होती है। ठीक है, पूरा जो परिदृश्य होता है, पूरा जो परिदृश्य होता है वो ग्रेडेड वैली साइड और विस्तृत विभाजित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान रखना, किसी भी तरह का कोई भी पूरा परिदृश्य होता है वो ग्रेडेड वैली साइड्स, जो वैली के साइड्स होते हैं उनसे, और ये जो विस्तृत डिवाइड्स जो होते हैं उनसे नियंत्रित होता है। नदियां इधर से इधर चलती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे इरोजन करती करती है क्या कर देती है, पूरे एरिया को समतल कर देती है, इस तरीके से समतल कर देती है। इसमें चौड़ी खुली और हल्की ढाल वाली घाटियां, विस्तृत फ्लड प्लेन्स, विकसित मियंडर्स, अवशिष्ट मोनोडनॉक्स, ध्यान रखना छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं वो मैदान में बची रहती हैं पेनीप्लेन में, उन्हें हम मोनोडनॉक्स कहते हैं। डेविस ने उन्हें मोनोडनॉक्स कहा है। ठीक है, अत्यंत कम रिलीफ वाले मैदान पाए जाते हैं, जिससे इस प्रकार संपूर्ण परिदृश्य जो है वो अंततः पेनीप्लेन में परिवर्तित हो जाता है, मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये पेनीप्लेन जो वर्ड है वो ध्यान रखना, डेविस ने पेनीप्लेन शब्द दिया था, जो कि किसी भी ज्योग्राफिकल साइकिल की अंतिम अवस्था में विकसित हुए मैदान के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो डेविस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्थल रूप के विकास के सिद्धांत का दूसरा जो चैप्टर है, जिसे नाम दिया गया है, जो दिया गया है वोल्टर पैंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? वोल्टर पैंक के द्वारा दिया गया है। मॉर्फोलॉजिकल साइकिल इसे कहा गया है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल साइकिल कहा गया है। तो डेविस का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वॉल्टर पैंक का स्थल रूप विकास का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई है तो आप लोग एक बार कमेंट करके कह दीजिए कि हाँ, हमें डेविस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। डेविस वाले कॉन्सेप्ट में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर वॉल्टर पैंक की। जन्म हुआ था 30 अगस्त 1888 में, मृत्यु हुई थी 29 सितंबर 1923 में। जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखना। WM डेविस कहाँ के थे? अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। और ये वॉल्टर पैंक कहाँ की है? जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है। ठीक है, जो स्थल रूप विकास के अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्ब्रेक्ट पैंक के पुत्र थे। ध्यान रखना, एक तो आपने डब्लू पैंक पढ़ा होगा, एक आपने एल्ब्रेक्ट पैंक पढ़ा होगा। तो वॉल्टर जो पैंक थे वो एल्ब्रेक्ट पैंक के पुत्र थे। ध्यान रखना, पैंक 1912 से 1915 तक ब्यूनस आयर्स में ड्रैंगटन जनरल डेमिनियन में भूवैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद देखो ये जो इनका जो परिचय है, उस परिचय से बाई चांस कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो परिचय थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस तरीके का परिचय होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से रिलेटेड थे, जर्मन थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच थे। ठीक है इसके बाद वे कॉन्स्टेंटिनोपल विश्वविद्यालय में मिनरोलॉजी और जियोलॉजी को प्रोफेसर बने। 1918 में वे लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थल रूप विकास पर उनका प्रमुख कार्य ये था, डाइमॉर्फोलॉजिस्ट एनालिसिस 1924। इंपॉर्टेंट चीज है स्थल रूप विकास से रिलेटेड। डब्ल्यू पैंक, नॉट एल ब्रैकेट पैंक, डब्ल्यू पैंक का क्या प्रमुख कार्य था? डाइमॉर्फोलॉजिस्ट एनालिसिस 1924। इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में 1953 में, और अंग्रेजी में अनुवाद क्या था? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये पूछा जाता है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो थे हमारे डब्ल्यू पैंक। एक मिनट रुकना। हाँ भाई, चलिए पैंक का अपर्दन चक्र का मॉडल हम पढ़ते हैं। ठीक है,
यह उल्लेखनीय है कि जर्मन विद्वान डब्ल्यू पेंक ने डेविस के समय आधारित जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल को अस्वीकार करने का समर्थन किया था। मतलब डेविस ने जो समय आधारित जो जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल थी, जियोग्राफिकल साइकिल थी, उसे पेंक ने अस्वीकार कर दिया। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए। इसकी जगह उन्होंने लैंडस्केप डेवलपमेंट की व्याख्या के लिए मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का सिद्धांत प्रस्तुत किया था डब्ल्यू पेंक ने, जो कि डेविस के जियोग्राफिकल साइकिल को अस्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया गया। ठीक है। पेंक के जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्रिस्टल मूवमेंट के स्वरूप और उनके कारणों को समझना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप लोग ध्यान रखना। पेंक का जियोमॉर्फोलॉजिकल जो सिस्टम था या मॉर्फोलॉजिकल जो एनालिसिस था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्रिस्टल जो मूवमेंट था उसके स्वरूपों को और उस मूवमेंट के जो कारण है, उस स्वरूप का जो कारण है, उसको समझना था। सिंपल सी बात। उनके मॉडल का आधार यह था कि किसी क्षेत्र के स्थल रूप उसके टेक्टोनिक एक्टिविटी से संबंधित होते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है कि उनका जो मॉडल था उसका आधार यह था कि किसी भी क्षेत्र का जो स्थल रूप होता है वो वहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। किस तरीके की टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है, किस तरीके की टेक्टोनिक एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, उस टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड ही होता है वहाँ का स्थल रूप। इस प्रकार स्थल रूप जो होता है वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस और इरोजन व पदार्थों की हटने की दर के बीच के अनुपात को दर्शाते हैं। सिंपल सी बात है कि स्थल रूप जो होता है वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जो होता है, जैसे अपलिफ्ट की जो दर होती है, और इरोजन जो होता है वो, और उसके पदार्थ के हटाने की जो दर होती है कि किस स्पीड से वहां से पदार्थ हट रहा है, धीरे हट रहा है या तेज हट रहा है, उसके बीच के अनुपात को दर्शाता है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूँ तो किस रेट से तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है और किस रेट से अपलिफ्टमेंट होते हुए स्थल रूप पर उत्थित स्थल रूप पर किस तरीके से इरोजन वर्क कर रहा है। तेज अपलिफ्ट हो रहा है या तेज इरोजन हो रहा है, धीरे अपलिफ्ट हो रहा है या धीरे इरोजन हो रहा है, इन दोनों का जो बीच का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम स्थल रूप कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उत्थित होने की दर प्लस वहां से इरोजन के थ्रू पदार्थ होने की दर, पदार्थ हटने की जो दर होती है, उनके बीच का जो अनुपात होता है वही स्थल रूप होता है। ओके। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। यह निश्चित नहीं है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में साइकिल शब्द का उपयोग किया या नहीं किया। देखो, जहां तक लोग कहते हैं, जहां तक लिखा हुआ है, वहां तक ये कहा गया है कि डेविस ने अपने स्थल रूप के विकास में साइकिल शब्द का यूज किया गया था, साइकिल शब्द का यूज किया था और समय का भी यूज किया था। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि डब्ल्यू जो पेंक थे उन्होंने डेविस की तरह अपने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के अंदर साइकिल शब्द का उपयोग किया था या नहीं किया था। ठीक है। यहाँ पर एक नाम आता है डॉक्टर ओडी वॉन एंगलन। ओडी वॉन एंगलन 1960 के अनुसार पेंक ने परिवर्तन के चक्रीय स्वरूप को स्वीकार किया। देखो, शब्द का उपयोग किया या नहीं किया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एंगलन क्या कहते हैं कि पेंक ने परिवर्तन के चक्रीय स्वरूप को स्वीकार किया था, लेकिन डेविस के यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेजेस के स्थान पर उन्होंने एनपिकलुंग अर्थात विकास शब्द का उपयोग किया था। चक्रीय स्वरूप को स्वीकार किया था, प्लस डेविस के यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज के स्थान पर उन्होंने क्या स्वीकार किया था? एनपिकलुंग अर्थात विकास शब्द का उपयोग उन्होंने किया था। उन्होंने स्टेज शब्द का उपयोग नहीं किया था, उसने क्या किया था? एनपिकलुंग शब्द का प्रयोग
यहाँ पर किया था। तो स्टेज का यूज उन्होंने नहीं किया था, ध्यान रखना। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज का उपयोग डेविस ने किया था, ना कि पेंक ने। पेंक ने स्टेज की जगह किसका यूज किया था? एंट्विक का उपयोग किया था, ठीक है। और उन्होंने इसी के आधार पर 3 एंट्विक बताए थे। हिंदी में इनको हम अवस्थाएं कह सकते हैं, लेकिन हम जर्मन में अगर कहेंगे तो उन्होंने 3 एंट्विक बताए थे। पहला कौन सा था? पहला एंट्विक कौन सा था? ऑफ्स्टीजेंडे एंट्विक। दूसरा एंट्विक कौन सा था? ग्लीक फॉर्मिंग एंट्विक। और तीसरा एंट्विक कौन सा था? एब्स्टीजेंडे एंट्विक। ओके, ये 3 एंट्विक बताए थे इन्होंने, पेंक ने। ऑब्स्टीजेंडे एंट्विक, ग्लीक फॉर्मिंग एंट्विक, ऑब्स्टीजेंडे एंट्विक। ग्लीक फॉर्मिंग जो है वो बीच का एंट्विक होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऑब्स्टीजेंडे एंड एब्स्टीजेंडे एंट्विक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, ए पहले आता है और बी बाद में आता है, बस इतना ध्यान रखना। एफ पहले आता है, एस बाद में आता है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो एब्स्टीजेंडे थर्ड वाला होगा और ऑब्स्टीजेंडे फर्स्ट वाला होगा। ओके, ध्यान रखना। तो ऑब्स्टीजेंडे एंट्विक जो होगा वो डेविस के यूथ स्टेज की तरह ही है, लेकिन वो स्टेज ना होकर के एंट्विक है, अर्थात विकास की यहाँ पर बढ़ती हुई दर होगी, ठीक है। ग्लीक फॉर्मिंग में क्या होगा? विकास की समान या स्थिर दर होगी। यहाँ पर विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन विकास तो होगा यहाँ पर, लेकिन समान रूप से होगा, मतलब इरोजन भी इक्वल होगा और विकास भी इक्वल होगा। लगेगा नहीं कि विकास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में विकास हो रहा होता है, ठीक है। तो विकास की जो दर होती है वो समान होती है, स्थिर होती है। और एब्स्टीजेंडे में क्या होगा? विकास की घटती हुई दर होगी। विकास जो है वो घटता हुआ होगा, मतलब विकास तो होगा लेकिन वो कम होगा, क्योंकि इरोजन ज्यादा होगा, उत्थान कम होगा। ओके, तो ऐसा लगेगा कि जो विकास हो नहीं रहा जबकि लैंडफॉर्म घट रहा है। ये एक डायग्राम उन्होंने बताया था, इन्होंने डब्ल्यू पेंक ने बताया था इरोजन साइकिल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे बोस्टन ग्रेविटी स्लोप, हैंडल हैंग वॉश स्लोप, हैंडल रम्प, हिंसलबर्ग, प्राइमर रम्प, बहुत सारे नाम है, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू एम डेविस के इस सिद्धांत के विपरीत लैंडस्केप जो है, देखो डब्ल्यू एम डेविस का सिद्धांत क्या था? लैंडस्केप स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का रिजल्ट होता है, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। जबकि वॉल्टर पेंक ने क्या प्रतिपादित किया कि जियोमॉर्फिक फॉर्म्स वास्तव में अपलिफ्ट की अवस्था और दर तथा डिग्रेडेशन की दर के पारस्परिक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। किस रेट से कौन सी अवस्था में अपलिफ्टमेंट हो रहा है और उस अपलिफ्टमेंट के साथ किस तरीके से डिग्रेडेशन काम कर रहा है, इन दोनों का जो पारस्परिक संबंध होगा वही जियोमॉर्फिक एनालिसिस के अंदर इंक्लूड किया गया है। पेंक ने प्राइमरम शब्द का उपयोग उस प्रारंभिक परिदृश्य के लिए किया जो अपलिफ्टमेंट से पहले विद्यमान होता है। देखो यहाँ पर अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद में यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो जाता है। तो जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था, मतलब जिस जगह पर अपलिफ्टमेंट होना है उस जगह को पेंक ने क्या नाम दिया गया? पेंक ने क्या नाम दिया? प्राइमरम नाम दिया गया। क्या नाम दिया? प्राइमरम। उस जगह जहां पर अपलिफ्टमेंट होना है उस जगह को, यानी कि उस प्रारंभिक परिदृश्य को, भूदृश्य को क्या नाम दिया गया? प्राइमरम। ओके, ध्यान रखना। और प्राइमरम जैसा कॉन्सेप्ट डेविस ने नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि अपलिफ्टमेंट हो गया। कहां पर हुआ? कहा जहां पर अपलिफ्टमेंट होता है उस जगह को पेंक ने क्या नाम दिया? प्राइमरम नाम दिया, ठीक है। उन्होंने यह माना कि स्थल रूपों के विकास के लिए प्राइमरम के अपलिफ्ट की दर समय के साथ बदलती रहती है। जिस स्थान पर अपलिफ्टमेंट होता है उस जगह को प्रारंभिक अवस्था में प्राइमर रंप किया गया, और इस प्राइमर रंप का जो उत्थान होता है वो समय के साथ साथ उसकी जो रेट होती है उत्थान की वो बदलती रहती है। किसी समय तो उसके उत्थान की जो दर होती है वो ज्यादा होती है और किसी समय उसके उत्थान की जो दर होती है वो कम होती है।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। मतलब किसी टाइम तो अपलिफ्टमेंट तेज गति से होगा और किसी टाइम अपलिफ्टमेंट धीरे 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 होगा। ओके, ठीक है। प्रारंभ में अपलिफ्टमेंट जो होता है वो बहुत धीमी गति से और लंबे समय तक होता है, ध्यान रखना। प्रारंभ में अपलिफ्टमेंट बहुत धीमी गति से होता है और लंबे समय तक होता है। उसके बाद अपलिफ्ट में तेजी आती है और अंततः क्या होता है, समान तथा घटती दर के मध्यवर्ती चरणों से गुजरते हुए अपलिफ्टमेंट रुक जाता है। ये जो लाइन है ना, इतनी बड़ी लाइन, ये लाइन पूरे कॉन्सेप्ट को दो लाइन में व्यक्त कर दिया गया है यहाँ पर, कि पहले अपलिफ्टमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, लंबे समय तक होता है, फिर अपलिफ्टमेंट होने की जो दर होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, अंततः समान दर से समान रूप से बढ़ते और घटते हुए मध्यवर्ती चरणों से गुजरते हुए अपलिफ्टमेंट अंततः क्या हो जाता है, रुक जाता है। ओके, वास्तव में अधिकांश टेक्टोनिक मूवमेंट्स धीमी गति से प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिनका सामान्य क्रम होता है प्रारंभिक धीमा अपलिफ्ट, फिर तीव्र अपलिफ्ट, उसके बाद घटती हुई अपलिफ्ट दर और अंत में पूर्ण स्थिरता। अपलिफ्टमेंट होता है लेकिन घटती हुई दर से होता है। पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से हो रहा था, अब क्या होता है, अपलिफ्टमेंट 9 की स्पीड से होता है, 8 की स्पीड से होता है, 7 की स्पीड से होता है, 6 की स्पीड से होता है, 5, मतलब इस तरीके से जो दर होती है वो घटती चली जाती है। अपलिफ्टमेंट तो होता है लेकिन घटती हुई दर से होता है और अंत में आकर के क्या होता है, 4 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, 1 की स्पीड से, फिर अंततः पूर्णतः क्या हो जाता है, स्थिरता उसमें आ जाती है, कोएफिशिएंट्स आ जाती है। ओके, ठीक है। प्राइमरम वास्तव में प्रारंभिक सतह है या प्राइमरी पेनिप्लेन होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राइमरम क्या होता है, प्राइमरम प्राथमिक सतह होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि डेविस ने जो लास्ट में पेनिप्लेन दिया था उसी की तरह ये प्राइमरी पेनिप्लेन होता है, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई आकृति नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई स्थान अभी तक नहीं हुआ होता है, जो या तो समुद्र तल के नीचे से नई उभरी हुई सतह होती है या पहले से विद्यमान पेनिप्लेन जैसी सतह होती है, ठीक है, जिसे अपलिफ्ट के कारण समतल और विशेषताहीन स्थल राशि में परिवर्तित कर दिया गया हो। अपलिफ्टमेंट ना हुआ नहीं हुआ है वहां पर, देखो पेनिप्लेन जो है वो अपलिफ्टमेंट के कारण समतल और विशेषताहीन कर दिया गया स्थल रूप होता है, लेकिन प्राइमरम्फ जो होता है वो किसी भी तरह का कोई पेनिप्लेन नहीं होता, पेनिप्लेन जैसी सतह होती है लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था में होता है, ठीक है। वॉन एंगलन 1942 के अनुसार प्राइमरम्फ एक प्राथमिक पेनिप्लेन है। एक मिनट, चलिए। वॉन एंगलन के अनुसार प्राइमरम क्या होता है, एक प्राथमिक पेनिप्लेन होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें कटी हुई परतें और संरचनाएं हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है, लेकिन इसकी ऊंचाई या रिलीफ अधिक नहीं होता है, बहुत समतल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्राइमरम एक प्रारंभिक परिदृश्य है जिसमें अपर्दन के प्रमाण तो होते हैं लेकिन ऊंचाई और रिलीफ कम होता है। अपर्दन के प्रमाण तो होते हैं, देखो किसी भी कोई भी पेनिप्लेन किसी भी वोल्टर पेंक के अकॉर्डिंग होने वाले स्थल रूप के विकास के लिए प्राइमरम हो सकता है, यानी कि पेनिप्लेन जिसमें अपर्दन के प्रमाण होते हैं वो आने वाले समय में किसी एक लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के लिए प्राइमरम का काम कर सकता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिलीफ उसका कम होता है लेकिन उसमें अपर्दन के प्रमाण हो सकते हैं। इस प्रकार स्थल रूप विकास अर्थात इरोजन साइकिल प्राइमरम के अपलिफ्ट से प्रारंभ होता है, जो एक निम्न ऊंचाई और कम रिलीफ वाली विस्तृत और समतल प्रारंभिक भूमि सतह का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, प्रारंभिक अपलिफ्ट क्षेत्रीय अपडोमिंग से शुरू होता है, धीरे धीरे होता है, अपडोमिंग होती है, इसके बाद स्थल रूप विकास निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। अपडोमिंग शुरू होती है और फिर अपडोमिंग होते होते वहां पर जो स्थल रूप है उसके विकास की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। डेविस ने कहा था कि पहले स्थल रूप का अपलिफ्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो पेंक महोदय है उनके अनुसार
अपलिफ्टमेंट प्लस इरोजन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पर ऑक्सीजेंडे एंट्रिक्लुम। ऑक्सीजेंडे एंट्रिक्लुम, ऑक्सीजेंडे एंट्रिक्लुम का अर्थ होता है स्थल रूप विकास की बढ़ती हुई या तीव्र होती हुई दर का चरण। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ऑक्सीजेंडे एंट्रिक्लुम का अर्थ क्या होता है? स्थल रूप विकास की बढ़ती हुई या तीव्र होती हुई दर का चरण। मतलब इस दर के अंदर क्या है, स्थल रूप की जो हाइट होगी वो बढ़ती हुई चली जाएगी। हालांकि इरोजन हो रहा है, लेकिन इरोजन की स्पीड जो है वो कम होती है लेकिन अपलिफ्टमेंट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, देखो शुरुआत में दर धीमी होती है, फिर दर बढ़ती है, क्योंकि ये लाइन हमने पढ़ ली है। शुरुआत में दर धीमी होती है, फिर दर तेज होती है। ठीक है, प्रारंभ में स्थल जो सतह होती है जिसे हम प्राइमारंभ कहते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी अपलिफ्टमेंट की जो दर होती है वो तेज हो जाती है। अपलिफ्ट के कारण, अपलिफ्टमेंट के कारण जो चैनल ग्रेडियंट है वो परिवर्तित होता है। जितना ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा चैनल ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और जितना ज्यादा चैनल ग्रेडियंट होगा फ्लो वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, फ्लो वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो डिस्चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप नदियां अपनी घाटियों का तीव्र रूप से डाउन कटिंग करती है, मतलब गहरी होती चली जाती है, वैली डीपनिंग होती है और इन सीजन कटाव करती है। ठीक है, लेकिन अपलिफ्टमेंट की दर वैली डीपनिंग की दर से कहीं अधिक होती है। ध्यान रखना, अपलिफ्टमेंट तेज होता है, कटाव धीरे होता है, इसलिए ऊंचाई जो है वो रिलेटिवली बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखना, सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, निरपेक्ष ऊंचाई तो होती ही है, निरपेक्ष ऊंचाई तो बढ़ती ही है, लेकिन जो सापेक्षिक ऊंचाई होती है वो भी बढ़ती हुई चली जाती है। आई होप आपको सापेक्षिक और निरपेक्ष ऊंचाई पता होगा। देखो मैं बताता हूँ, ये तो है बेस लेवल। ठीक है, और ये है लोकल लेवल। यहां से इसकी हाइट भी बढ़ती चली जाती है, प्लस यहां से लेकर के यहां तक, मतलब जितना ज्यादा गहरा होगा उतनी ज्यादा रिलेटिव हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, रिलेटिव हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान रखना, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, चीजें जल्दी से ग्रैस्प करनी होंगी आप लोगों को ठीक है, अपलिफ्टमेंट की जो दर होती है वो वैली डीपनिंग की दर से ज्यादा होती है। ध्यान रखना, वैली डीपनिंग धीरे होता है, इसीलिए अपलिफ्टमेंट की दर ज्यादा होती है सिंपल सी बात है, हाइट तेजी से बढ़ती है लेकिन गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, हाइट तेजी से बढ़ती है लेकिन गहराई धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब कटाव धीरे धीरे होगा लेकिन अपलिफ्टमेंट जो है वो तेजी से हो रहा है। अर्थात अपलिफ्टेड लैंडमास का डिग्रेडेशन, मतलब जो कटाव हो रहा है वो धीरे हो रहा है। लगातार एक्टिव डाउन कटिंग और वैली डीपनिंग के कारण गहरी और सक्रिय वी शेप्ड वैलीज का निर्माण होता है। ध्यान रखें, लगातार डाउन कटिंग होती है, वैली डीपनिंग लगातार होती है, जिसकी वजह से गहरी और सक्रिय वी शेप वैलीज का निर्माण यहाँ पर होता है। जैसे जैसे अपलिफ्ट की दर ऑक्सीजेंडे एंटिक्लुम बढ़ती जाती है, वी शेप वैलियां और उनकी गहराई और उनका जो ढाल होता है वो और भी ज्यादा तीव्र होता चला जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजेंडे एंटिक्लुम बढ़ता जाता है, वी शेप वैली की गहराई और उसका जो तीव्र ढाल होता है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, क्योंकि वैली डीपनिंग अपलिफ्ट की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाती, वैली डीपनिंग अपलिफ्ट में साथ तालमेल नहीं रख पाती है, इसलिए एब्सोल्यूट हाइट लगातार बढ़ती रहती है। एब्सोल्यूट हाइट लगातार धीरे धीरे बेस लेवल से उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अर्थात डिवाइड समिट्स और वैली बॉटम्स दोनों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट की दर वर्टिकल इरोजन से अधिक होती है,
लेकिन रिलेटिव रिलीफ भी लगातार बढ़ता है क्योंकि वैली डीपनिंग की दर भी बढ़ रही होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन है वो ध्यान रखना। देखो वैली डीपनिंग और अपलिफ्टमेंट दोनों साथ हो रहा है, इरोजन भी हो रहा है प्लस अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है। डेविस ने क्या बताया था, पहले अपलिफ्टमेंट होगा फिर इरोजन, यहाँ पर दोनों साथ चल रहे हैं। लेकिन अपलिफ्टमेंट और वैली डीपनिंग एक एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट हाइट तो बढ़ रही है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट बहुत तेजी से हो रहा है तो एब्सोल्यूट हाइट भी तेजी से बढ़ रही है। इस अर्थात हम कह सकते हैं डिवाइड समिट्स और वैली बॉटम्स दोनों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। वैली का जो हाइट है, वैली की हाइट जो है वो भी बढ़ती जाती है और टोटल जो हाइट होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट की दर जो है वो वर्टिकल इरोजन से ज्यादा है, ये लगातार गहरी होती चली जा रही है, लेकिन उतनी गहरी नहीं हो रही है जितनी स्पीड से ऊंची उठ रही है। जिस उतनी स्पीड से गहरी नहीं हो रही है जितनी स्पीड से ऊंची हो रही है, मतलब एब्सोल्यूट हाइट भी बढ़ रही है और रिलेटिव हाइट भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वैली डीपनिंग की दर जो है वो भी धीरे 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 बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लो की स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी, और वैसे वैसे कटाव की जो दर होगी वो भी बढ़ रही होगी। ठीक है, इस प्रकार अधिकतम एब्सोल्यूट हाइट और अधिकतम रिलीफ यानी कि रिलेटिव रिलीफ दोनों में वृद्धि होती है। एब्सोल्यूट हाइट में भी वृद्धि होती है प्लस रिलेटिव हाइट में भी वृद्धि होती है। ठीक है, घाटी के किनारों की ढालें उत्तल होती है। घाटी के जो किनारे होते हैं वो उत्तल होते हैं। घाटी के जो किनारे होते हैं वो उत्तल होते हैं और लगातार वैली डीपनिंग के कारण, एक मिनट रुकना। ठीक है, घाटी के किनारों की ढालें कॉन्वेक्स होती है, लगातार वैली डीपनिंग के कारण वे अधिक और ज्यादा अधिक तीव्र हो जाती है। समय के साथ की ढाल की जो कॉन्वेक्सिटी होती है, उत्तलता होती है, उसकी रेडियस कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे रेडियस कम होगी तीव्र ढाल वाले भाग का पैरेलल रिट्रीट होता रहता है, मतलब वो पीछे की तरफ हटता रहता है। रेडियस जो है वो कम होती चली जाएगी कॉन्वेक्सिटी की, और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, पैरेलल जो रिट्रीटिंग होती है, मतलब समानांतर जो पीछे की तरफ खिसकता रहता है ढाल। ठीक है, समय बीतने के साथ और अधिक तीव्र अपलिफ्ट, मतलब अपलिफ्टमेंट और भी ज्यादा अधिक हो जाते हैं, बहुत तेजी से होता है, और डिग्रेडेशन के परिणाम स्वरूप प्राइमरी जो पेनिप्लेन होता है या प्रारंभिक जो प्राइमरम होता है, वो सतह के चारों ओर कई स्तरों पर बनी सीढ़ी नुमा सतहें विकसित हो जाती है। क्योंकि इरोजन की स्पीड जो है वो धीरे है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ी नुमा सतहें विकसित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा गया है, पीडमोंटरप्पन कहा गया है। इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो लाइन है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समय बीतने के साथ साथ अपलिफ्टमेंट तेजी से होता है और डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन उतनी स्पीड से नहीं होता है जितनी स्पीड से अपलिफ्टमेंट होता है, इसलिए प्राइमरी जो पेनिप्लेन होता है या प्रारंभिक जो सतह होती है जिसे हमने प्राइमर रंप कहा होता है, उसके चारों तरफ जिस जहां पर उत्थान हो रहा है उसके चारों तरफ जो होता है वो कई स्तरों पर सीढ़ी नुमा सतहें विकसित हो जाती है, क्योंकि लैंडफॉर्म अपलिफ्ट हो रहा है और प्रारंभिक सतह जो हो थी उसके ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है, तो उसके चारों तरफ जो है वो सीढ़ी नुमा सतहें जो है विकसित हो जाती है, जिसे क्या कहा गया है, पीडमोंटेरेप्पन कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पीडमोंटेरेप्पन। ओके, इनमें से प्रत्येक सतह डोम के धीरे धीरे उठते किनारों पर विकसित होती है, जिन्हें जर्मन में पीडमोंटेफ्लेश कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो प्रत्येक सतह होती है वो डोम के धीरे धीरे उठते हुए किनारों पर विकसित होता है। ठीक है, किनारों को क्या कहा गया है, पीडमोंटेरप्पन कहा गया है, सॉरी, पीडमोंटेफ्लेश कहा गया है।
और जो सीढ़ीनुमा सतहें होती हैं उन्हें क्या कहा गया, पीडमोंटे रिपन कहा गया। ऐसा लग रहा है ना साउथ इंडिया में कुछ शब्द है लेकिन ये जर्मन वर्ड है। ध्यान रखना, प्रारंभिक सतह के चारों ओर विकसित हुई सीढ़ीनुमा सतहों को क्या कहा जाता है, पीडमोंटे रिपन कहा जाता है। और जिन किनारों पर ये बनती है उन किनारों को कहा जाता है पीडमोंटे फ्लैश। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ग्लीक फॉर्मिंग एंटिक्लूम, ये होती है समान अवस्था, समान विकास की अवस्था, समान विकास की अवस्था। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ग्लीक फॉर्मिंग एंटिक्लूम का अर्थ है स्थल रूपों का समान या यूनिफॉर्म विकास, समान रूप से। मतलब इसमें क्या होता है, अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है प्लस इरोजन भी हो रहा है, लेकिन अपलिफ्टमेंट उसी स्पीड से हो रहा है जिस स्पीड से इरोजन हो रहा है। इसलिए अपलिफ्टमेंट होता तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अपलिफ्टमेंट होता तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। रिलेटिव जो हाइट होती है, रिलेटिव हाइट, देखो एब्सोल्यूट हाइट तो बढ़ती रहती है, लेकिन जो रिलेटिव हाइट होती है वो बराबर रहती है। उसकी जो टोटल हाइट होती है वो तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसकी जो गहरी होने की जो दर होती है वो उसके बराबर होती है। जिस हाइट से वो ऊपर उठ रही है उसी स्पीड से उसमें कटाव भी हो रहा है। तो एब्सोल्यूट हाइट तो बढ़ती है लेकिन उसकी जो रिलेटिव हाइट है वो बराबर रहती है, इसलिए वो समान विकास की अवस्था कहलाती है। उसमें लगता नहीं है कि विकास हो रहा है, उसमें लगता नहीं है कि उत्थान हो रहा है, क्योंकि वैली में खड़े होकर के देखेंगे तो आज भी वही हाइट दिखेगी और परसों भी वही हाइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से हाइट बढ़ रही है उसी स्पीड से उसका कटाव भी हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस अवस्था को अपलिफ्ट और डिग्रेडेशन की दर के आधार पर 3 उपचरणों में विभाजित किया जाता है। अब ये 3 उपचरणों में किस तरीके से हाइट बढ़ रही है, किस तरीके से रिलेटिव हाइट बढ़ रही है, किस तरीके से इरोजन हो रहा है, वो सारा समझाया गया है। ठीक है, इनमें सबसे पहला फेज हम पढ़ते हैं। इस चरण में क्या होता है, अपलिफ्टमेंट की दर अभी भी तीव्र रहती है। पहली बात, एब्सोल्यूट हाइट बढ़ रही होती है क्योंकि इरोजन की दर अभी भी अपलिफ्टमेंट से कम होती है। पहले वाले फेज, जल विभाजक शिखर जो होते हैं और घाटी जो होती है, घाटी जो तल होता है, दोनों की ऊंचाई बढ़ती रहती है। इरोजन की वजह से घाटी तल की ऊंचाई भी बढ़ती रहती है और विभाजक जो शिखर होता है उसकी हाइट भी बढ़ती है, लेकिन यह वृद्धि ऑस्टिजेंडे एंट्विक की तुलना में कम होती है। जिस स्पीड से ऑस्टिजेंडे एंट्विकुलम में हो रही थी उस स्पीड से ना हो करके उससे कम स्पीड में हो जाती है। ओके, इस चरण में अधिकतम यानी कि एब्सोल्यूट हाइट प्राप्त होती है। ये जो चरण होता है इस चरण में एब्सोल्यूट हाइट जो है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन रिलेटिव रिलीफ जो होता है वो स्थिर रहता है। रिलेटिव रिलीफ क्या होता है, स्थिर होता है, क्योंकि वैली डीपनिंग और डिवाइड समिट्स के क्षरण की जो दर होती है, वैली डीपनिंग मतलब उसका जो बेस होता है वो, और उसका जो हाइट होती है वो, यहां से प्लस यहां से कटाव की जो दोनों दर होती है वो बराबर होती है। तो जितना बढ़ता है उतना कट जाता है और जितना कटता है उतना गहरा हो जाता है। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब जितना हम ऊपर से काट रहे हैं उतना हम नीचे से भी काट रहे हैं। तो ऊपर जो कटा हुआ भाग है, मतलब जिसकी वजह से हाइट कम हो रही है, वही हाइट क्या हो रही है, कंपनसेट हो रही है वैली डीपनिंग के थ्रू। ठीक है, जितना हम ऊपर से काट रहे हैं उतना ही हम नीचे से भी काट रहे हैं, तो हाइट जो है वो बराबर होती चली जा रही है। लग नहीं रहा कि ऊपर से चीजें कट रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो रिवर है उसने वैली को और डीप कर दिया। जितना डीप किया है उतना काटा है, जितना काटा है उतना डीप किया है। तो क्षरण की जो दर होती है दोनों की समान होती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिलेटिव रिलीफ क्या होता है, स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, घाटी किनारों की ढालें सीधी रेक्टिलिनियर स्लोप में होती है। ओके, इसे यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का चरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सेकंड स्टेज को वैसे भी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का ही कहा जाता है, क्योंकि वैली डीपनिंग और डिवाइड लोअरिंग की दर बिल्कुल इक्वल रहती है। फिर से बोल रहा हूँ,
जितना ऊपर से कट रहा है उतना ही नीचे से भी कट रहा है। अगर मान लो ऊपर से कट रहा होता और नीचे से नहीं कट रहा होता, तो हाइट क्या होती है, रिलेटिव हाइट धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती। लेकिन जितना ऊपर से कट रहा है उतना ही नीचे से भी कट रहा है, तो हमें ये नहीं लग रहा कि ऊपर से कट रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक की जो हाइट है वो अभी भी बराबर बनी हुई है। सेकेंड फेज है ग्लीक फॉर्मिंग एंड पिक्लूम का। इस चरण में क्या होता है, एब्सोल्यूट हाइट न तो बढ़ती है और न ही घटती है, बराबर होता है सारा मामला, अर्थात स्थिर रहती है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट और इरोजन एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। सेकेंड एंट्विक्लुम का फेज बी में एब्सोल्यूट हाइट नहीं, पहले एब्सोल्यूट हाइट बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फेज ए में एब्सोल्यूट हाइट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और इरोजन भी होना शुरू हो उतना ही होता है। लेकिन अब जो है अपलिफ्टमेंट तो हो रहा था, देखो फर्स्ट फेज में, फेज ए में रेट ज्यादा थी लेकिन कम होती हुई, फेज बी में रेट कम हो गई, किसके बराबर हो गई, डाउन कटिंग के बराबर हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपलिफ्टमेंट अभी भी जारी है लेकिन रिलेटिव रिलीफ भी स्थिर रहता है, क्योंकि डिवाइड समिट का क्षरण और वैली डीपनिंग की जो दर होती है वो बराबर होती है। अपलिफ्टमेंट, डिवाइड समिट के इरोजन प्लस वैली डीपनिंग तीनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए लगता है कि लैंडफॉर्म स्थिर हो गया। घाटी की ढालें अभी भी सीधी रहती हैं क्योंकि पैरेलल रिट्रीट जारी रहता है। जो पैरेलल रिट्रीट फर्स्ट एंटिक्लुम में, ऑब्स्टिजिंडे एंटिक्लुम में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी जारी है। ठीक है, यह चरण लगभग स्थिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिलीफ के कारण यूनिफॉर्म डेवलपमेंट को दर्शाता है। सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाता है, अपलिफ्टमेंट की दर, उसका जो हाइट होती है, मतलब जो टॉप होता है उसके कटाव की दर, प्लस उसके जो बेस की जो कटाव की दर है, वो तीनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, इसलिए इसे यूनिफॉर्म डेवलपमेंट दिखाई देती है। तीसरे चरण में क्या होता है, इस चरण में अपलिफ्टमेंट पूरी तरह रुक जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ से भाई साहब डिग्रेडेशन शुरू होगा, यहाँ से हाइट कम होना शुरू होगी, एब्सोल्यूट हाइट यहाँ से कम होना शुरू होगी, एब्सोल्यूट रिलीफ या शिखरों की ऊंचाई यहाँ से घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट समाप्त हो जाता है, लेकिन इरोजन अभी भी हो रहा है, और इरोजन अगर होगा तो एब्सोल्यूट हाइट कम होगी, प्लस यहाँ पर रिलेटिव हाइट भी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फेज सी में रिलेटिव रिलीफ अभी भी स्थिर रहता है, क्योंकि डिवाइड समिट्स के क्षरण और वैली डीपनिंग की दर अभी भी समान बनी हुई। ध्यान रखना, अपलिफ्टमेंट रुका है, वैली डीपनिंग प्लस डिवाइड समिट्स का जो इरोजन है वो नहीं रुका है, वो अभी भी बराबर हो रहा है, इसलिए रिलेटिव रिलीफ अभी भी स्थिर है, लेकिन इसके बाद में एफटी में वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड समिट्स जो है उनका क्षरण तेजी से होगा और वैली डीपनिंग जो है वो धीरे हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर तीन चरण यहाँ पर हम पढ़ लिए, इस प्रकार यह उपचरण भी लैंडस्केप के यूनिफॉर्म डेवलपमेंट द्वारा विशेषित होता है। दो चरण हमने पढ़ लिए, दो एंटीक्लू हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं एफटी एंटीक्लू। इसमें क्या होगा, अपलिफ्टमेंट रुक चुका है पूरी तरीके से, अपलिफ्टमेंट रुक चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूं अपलिफ्टमेंट रुक चुका है। इसमें क्या होगा, जो ग्लीक फॉर्मिंग एंटिक्लुम के फेज सी में डिवाइड समिट्स का क्षरण प्लस वैली डीपनिंग बराबर हो रही थी, वो एब्स्टिजेंडे एंटिक्लुम में डिवाइड समिट्स का क्षरण तेजी से होगा और वैली डीपनिंग धीरे हो जाएगी, जिसकी वजह से रिलेटिव हाइट जो कि फेज सी में इक्वल बनी हुई थी, वो रिलेटिव हाइट एब्स्टिजेंडे एंटिक्लुम में घटती हुई प्रतीत होगी, कम होती हुई प्रतीत होगी या कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड समिट्स का क्षरण तेजी से होगा प्लस वैली डीपनिंग धीरे धीरे होगी, इसलिए धीरे धीरे समतल अवस्था में वो आना शुरू हो जाता है। चलिए, एब्स्टिजेंडे एंटिक्लुम का अर्थ है स्थल रूपों का घटता हुआ या वैनिंग डेवलपमेंट। वैक्सिंग डेवलपमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में थी, वैक्सिंग डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज में ज्यादा होती है, और लास्ट जो स्टेज है जिसमें वैनिंग डेवलपमेंट होती है, जिसमें लैंडस्केप पर लेटरल इरोजन का प्रभुत्व बढ़ जाता है, किनारे कटना शुरू हो जाता है,
जिसके परिणाम स्वरूप वैली वाइडनिंग होती है तथा वर्टिकल डाउन कटिंग के माध्यम से वैली डीपनिंग की दर में उल्लेखनीय कमी आती है। वैली वाइडनिंग इसमें शुरू होती है। ध्यान रखना, डेविस के अकॉर्डिंग वैली वाइडनिंग सेकंड स्टेज में शुरू हुई थी और डब्ल्यू पेंक के अकॉर्डिंग वैली वाइडनिंग थर्ड स्टेज एप्सिजेंडे एंटिकुलम में शुरू हुई है, जिसकी वजह से उसकी जो वैली डीपनिंग है उसमें उल्लेखनीय कमी आती है। ठीक है, इस चरण में स्थल रूपों का क्रमिक अवनयन होता है। ध्यान रखना, इस चरण में विकास नहीं होता है, मतलब उत्थान नहीं होता है, डिग्रेडेशन होता है, अवनयन होता है। एब्सोल्यूट हाइट में भी कमी आती है क्योंकि अपलिफ्टमेंट पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है, जबकि डिवाइड समिट्स का डाउन वॉस्टिंग लगातार जारी रहता है। डिवाइड समिट्स कट रहे होते हैं, रिलेटिव रिलीफ भी घटता है। क्यों? डिवाइड समिट्स घट रहे होते हैं और डाउन कटिंग वैली डीपनिंग कम होती गई। वैली डीपनिंग कम होगी और डिवाइड समिट्स का डाउन वॉस्टिंग लगातार जारी रहता है, तो रिलेटिव हाइट अपने आप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव हाइट भी क्या होती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि डिवाइड समिट्स निरंतर कटाव के कारण नीचे होते चले जाते हैं, जबकि वैली फ्लोर का डाउन कटिंग कम होता चला जाता है। चैनल ग्रेडियंट और काइनेटिक एनर्जी के कमी के कारण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वैली साइड स्लोप्स का पैरेलल रिट्रीट अभी भी जारी रहता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अब घाटी किनारों की ढाल जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो घाटी किनारे होते हैं उसके ढाल दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कौन सा? ऊपरी जो भाग होता है वो अपने तीव्रता को बनाए रखता है। ऊपरी जो भाग होता है वो अपने, देखो भाई, जहां से स्लोप आ रहा है वो तो अपनी तीव्रता को बना रहता है। क्यों? भले ही रिज क्रेस्ट लगातार नीचे होता जाए, रिज क्रेस्ट नीचे हो रहा है, ढाल घट रहा नहीं। ध्यान रखना, हाइट कम हो रही है, ढाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इस ढाल को, हाइट कम हो रही है लेकिन ढाल अभी भी बना हुआ है, तो उस ढाल को, ये जो ढाल है पहले इतना था, अब ढाल तो सेम है लेकिन हाइट जो है वो कम हो गई। ढाल तो सेम है लेकिन हाइट क्या हो गई? ये हाइट ज्यादा थी पहले, अब ये हाइट क्या हो गई? कम हो गई। तो ढाल तो उतना ही है लेकिन हाइट कम हो गई। तो इस तरह का ये जो ढाल होता है ना, ये वाला जो ढाल है, ये वाला ढाल, इस ढाल को हम कहेंगे ग्रेविटी स्लोप या वॉस्टुनजेन। क्या कहेंगे? वॉस्टुनजेन। और ये जो नीचा वाला भाग हो गया, निचले वाला जो भाग होगा, इस नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? वॉश स्लोप या हेल्डन हैंग। देखिए मैं इस डायग्राम में बताता हूँ आपको। कहाँ गया? ये रहा। देखो वाटर डिवाइड्स यहाँ पर बराबर हैं, यहाँ पर धीरे धीरे वाटर डिवाइड्स कम होता शुरू चले गए। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये जो ढाल है ना, ये ढाल, ये तो बराबर बना हुआ होता है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये हाइट कितनी ज्यादा है और ये हाइट कितनी कम है। ये हाइट तो कम हो रही है लेकिन ये ढाल जो है वो अभी भी बना हुआ है, इसके जैसा ये ढाल बना हुआ है। तो ये वाला जो ढाल होगा, इस ढाल को हम क्या कहेंगे? वॉस्टुनजेन और ग्रेविटी स्लोप कहेंगे। और इस ढाल के जस्ट नीचे वाला ये जो पार्ट होगा, जो वैली वाला पार्ट होगा, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? हेल्डन हैंग और वॉश स्लोप। वॉश स्लोप का मतलब होता है धुला हुआ ढाल। ठीक है, ये धुला हुआ ढाल होता है और इसमें ढाल अभी भी होता है। तो जिसमें ढाल अभी भी होता है, ग्रेविटी जिसमें बनी हुई है, उसे ग्रेविटी स्लोप कहेंगे, बोस्टन जेन कहेंगे। और जिसमें ढाल नहीं है, कम है, हेल्डन हैंग, पूरी तरह धुल चुका है, उसे हम हेल्डन हैंग कहेंगे। ओके, और देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये हाइट और भी कम हो गई लेकिन ढाल अभी भी बना हुआ, तो इस ढाल को भी हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी स्लोप कहेंगे, इसको वॉश स्लोप। और लास्ट में ये वॉश स्लोप जाकर करके एंडरम बन जाएगा। जैसे प्राइमर रम्प था ना ये वाला, इस प्राइमर रम्प की तरह ये एंडर रम्प बन जाएगा। ठीक है, और ये छोटी बची हुई जो पहाड़ियां हैं, ये क्या बन जाएगी? इंसलबर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इंसलबर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये फेज पढ़ लेना आप लोग, इस डायग्राम को देख करके समझना कि वाटर डिवाइड्स यहाँ पर सेम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे की तरफ सेम बने हुए हैं, फिर धीरे धीरे वाटर डिवाइड्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं और आखिर में जाकर के और नीचे की तरफ आते हैं और आखिर में जाकर के रेजिडुअल हिल्स इंसलबर्ग के रूप में बच जाते हैं। अगर ये चीज आपको एक बार में समझ में ना आई हो ना, तो दोबारा पढ़ लेना इसे कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो जिसमें ग्रेविटी बनी हुई है, जिसमें स्लोप बना हुआ है, उसे ग्रेविटी स्लोप या बोस्टन कहते हैं। और बोस्टन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो हेल्डन हैंग कहलाता है। हेल्डन हैंग कम ढाल वाले टॉलस पदार्थों से निर्मित होता है, क्योंकि ग्रेविटी स्लोप से निकले हुए पदार्थ हेल्डन हैंग पर आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिन्हें क्या कह देते हैं, टॉलस कह देते हैं। जो ग्रेविटी स्लोप बोस्टन के तीव्र पैरेलल रिट्रीट के कारण, पैरेलल रिट्रीट पीछे हटने के कारण घाटी के आधार पर जमा हो जाते हैं। टॉलस क्या होते हैं, बोस्टन के पीछे की तरफ हटने के कारण घाटी का जो आधार होता है उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, जिसे हेल्डन हैंग कहा गया। इस प्रक्रिया में कॉन्वेक्स स्लोप का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है। कॉन्वेक्स स्लोप का जो अधिकांश भाग होता है, उत्तलता का जो अधिकांश भाग होता है वो समाप्त हो जाता है। डिवाइड्स जो हैं, डिवाइड समिट्स लगातार नीचे होते चले जाते हैं, क्योंकि बोस्टन और समीपवर्ती जो घाटी होती है उनका जो आपसी इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो स्लोप होता है ग्रेविटी वाला बोस्टन वो वो कटता चला जाता है। ठीक है, और इसकी जो समीपवर्ती घाटियां जो होती है उनका इंटरेक्शन बढ़ जाता है। पहले इंटरेक्शन कम था क्योंकि बोस्टन कट कम रहा था, सॉरी बोस्टन नीचे कम धीरे धीरे होता है, लेकिन अब धीरे धीरे स्पीड से धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, तो समीपवर्ती घाटियां और बोस्टन का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। बोस्टन और हेल्डन हैंग के मिलन से स्लोप में तीक्ष्ण परिवर्तन उत्पन्न होता है, जैसे जिसे हम कहते हैं ना स्लोप ब्रेक, जिसे हम कहते हैं स्लोप ब्रेक। ये परिवर्तन हमें पहले तो स्पीड से नीचे आ रही होती है चीजें, फिर एकदम से स्लो हो जाती है। तो बोस्टन वाला जो पार्ट होता है वो तो स्पीड वाला पार्ट होता है, और हेल्डन हैंग वाला जो पार्ट होता है वो जेंटल वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर जब हेल्डन हैंग से सॉरी बोस्टन से हेल्डन हैंग में जैसे ही एंटर करते हैं तो वहां पर एक तीक्ष्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तीक्ष्ण परिवर्तन हमें देखने को, जिसे हम निक ब्रेक कहते हैं। ठीक है, एक निक ब्रेक उत्पन्न होता है। हेल्डन हैंग या वॉश स्लोप धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्रेविटी स्लोप की कीमत पर फैलता जाता है। ग्रेविटी स्लोप खत्म होता चला जाता है और वॉश स्लोप धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चला जाता है। मतलब वॉश स्लोप और ग्रेविटी स्लोप दोनों धीरे धीरे बराबर होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये ग्रेविटी स्लोप खत्म हो जाएगा और छोटी छोटी शंक्वाकार पहाड़ियां बची रह जाएंगी यहाँ पर। इस अवस्था के उन्नत चरण में ग्रेविटी स्लोप जो बोस्टन है वो संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, शंक्वाकार अवशिष्ट पहाड़ियों में बदल जाता है, जिन्हें क्या कह देते हैं, इंसेलबर्ग कहा जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां बची रह जाती है वहां पर। ठीक है, अंततः इंसेलबर्ग्स भी समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, मोनोटोनॉक्स वहां पर समाप्त हुए नहीं बताते हैं, लेकिन डब्ल्यू पेंक के अनुसार इंसेलबर्ग्स क्या होते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और पूरा लैंडस्केप कॉनकेव वॉश स्लोप यानी कि हेल्डन हैंग से आच्छादित हो जाता है। चारों तरफ हेल्डन हैंग ही हेल्डन हैंग हो जाते हैं। बोस्टन भी समाप्त हो जाते हैं, जिन बोस्टन के कारण छोटी छोटी शंक्वाकार पहाड़ियां बची हुई थी, और शंक्वाकार पहाड़ियां जैसे ही खत्म होती है बोस्टन भी समाप्त हो जाता है और चारों तरफ हेल्डन हैंग ही हेल्डन हैंग होता है। इस प्रकार एब्स्टीजेंडे एंट्रिकुलम के अंत में जो विस्तृत समतल सतह बनती है उसे क्या कहा गया, एंडररम्फ कहा जाता है। और इसी एंडररम्फ को डेविस ने क्या कहा था, पेनिप्लेन कहा था। मतलब जैसा पेनिप्लेन होता है वैसा ही एंडररम्फ होता है। तो प्रारंभ में प्राइमरम्फ, एंड में एंडररम्फ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीडमोंटेरप्पन क्या है, पीडमोंटेफ्लेश क्या है, ग्रेविटी स्लोप क्या है, बोस्टन क्या है, हेल्डन हैंग क्या है, वॉश स्लोप क्या है, एंडररम्फ क्या है, एप्टीजेंडे एंट्रिकुलम क्या है, ग्लिक फॉर्मिंग एंट्रिकुलम क्या है, ऑफ्टीजेंडे एंट्रिकुलम क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। और अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए इस क्लास में। देखो ये इंसेलबर्ग बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बच जाती है, चारों तरफ से वो स्लोप हो गया जिसे हम हेल्डन हैंग कहते हैं, और बीच में छोटा हुआ ये छोटा सा बचा हुआ पार्ट जो अभी भी बोस्टन का बचा हुआ पार्ट, ये भी समाप्त हो जाता है डब्ल्यू पेंक के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये थी हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। कमेंट करना ना भूले, प्लीज कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।